नमस्ते। हम सब हिंदी बोलते सुनते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि ये भाषा आखिर बनती कैसे है? ये सिर्फ शब्दों का ढेर नहीं है, ये तो एक शानदार इमारत की तरह है जिसे छोटी-छोटी मजबूत ईंटों से बनाया गया है। तो चलिए आज हिंदी व्याकरण की इस इमारत की नींव में उतरते हैं और देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करती है। तो सवाल यही है, एक मामूली सी आवाज से लेकर भारत की राजभाषा बनने तक का जो सफर है, हिंदी ने वो तय कैसे किया? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और हिंदी को बनाने वाले हर एक हिस्से को परत दर परत समझते हैं। तो जैसे किसी भी बड़ी इमारत की शुरुआत होती है उसकी नींव से, वैसे ही भाषा की शुरुआत होती है उसकी सबसे छोटी इकाई से। और हिंदी के मामले में ये नींव है अक्षर और ध्वनियां, यानी हमारी वर्णमाला। तो हमारी इस भाषा की इमारत की सबसे पहली और सबसे छोटी ईंट है वर्ण। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक एक ईंट जोड़कर दीवार बनती है, ठीक वैसे ही एक एक वर्ण को जोड़कर शब्द और फिर पूरे वाक्य बनते हैं। ये भाषा की वो बुनियाद है जिसे हम लिख सकते हैं। यहाँ एक बड़ा मजेदार फर्क है समझने वाला। जो कुछ हम बोलते हैं उसकी सबसे छोटी इकाई है ध्वनि, यानी वो आवाज जो हमारे कानों तक पहुंचती है। और जब उसी आवाज को हम कागज पर लिख देते हैं तो वो बन जाता है वर्ण। तो सीधी सी बात है, ध्वनि सुनाई देती है और वर्ण दिखाई देता है। चलिए पूरी वर्णमाला पर एक नजर डालते हैं। इसमें कुल 52 अक्षर हैं। इनमें 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन। पर दो किरदार थोड़े रहस्यमयी हैं। अयोग वाह, ये न तो पूरी तरह से स्वर हैं और न ही व्यंजन। ये बीच में अपनी एक अलग ही पहचान बनाते हैं। और इन स्वरों में भी न 4 ऐसे मूल स्वर हैं जो भाषा के पेड़ की जड़ें हैं। अ, ई, उ और री। इन्हें जड़ क्यों कहते हैं? क्योंकि हिंदी के बाकी सभी स्वर इन्हीं 4 से मिलकर बने हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक जड़ से कई शाखाएं निकलती हैं। व्यंजनों की दुनिया भी कम दिलचस्प नहीं है। यहाँ 3 खास तरह के व्यंजन हैं। पहले हैं संयुक्त, जो 2 अलग व्यंजनों को मिलाकर एक नया अक्षर बना देते हैं। फिर आते हैं अंतस्थ, जो स्वर और व्यंजन के बीच एक पुल का काम करते हैं। और आखिर में है ऊष्म। इन्हें जरा बोलकर देखिए। श, श, स। महसूस हुआ? मुंह से हल्की गर्म हवा निकलती है, इसीलिए इन्हें ऊष्म कहते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास ईंटें यानी वर्ण तैयार हैं। अगला कदम क्या है? इनसे शब्द बनाना। चलिए देखते हैं कि ये अक्षर मिलकर मीनिंगफुल शब्द कैसे बनाते हैं। शब्द बनाने का एक मजेदार तरीका है उपसर्ग का इस्तेमाल। सोचिए, ये एक छोटा सा जादुई टुकड़ा है जो किसी शब्द के शुरू में जुड़ता है और उसका मतलब ही बदल देता है। जैसे हार शब्द में अगर प्र उपसर्ग लगा दें तो बन जाता है प्रहार। कमाल है ना? और उपसर्ग का ठीक उल्टा है प्रत्यय। जहां उपसर्ग शब्द के शुरू में लगता है, वहीं प्रत्यय शब्द के आखिर में जुड़ता है। ये भी शब्द का रूप या मतलब बदल सकता है। जैसे समाज शब्द में एक प्रत्यय जोड़ दें तो बन जाता है सामाजिक। अच्छा, हिंदी के शब्द आए कहां से हैं? ज्यादातर संस्कृत से, लेकिन इनके आने के 2 रास्ते थे। तत्सम शब्द वो मेहमान हैं जो संस्कृत से सीधे बिना कोई बदलाव किए हमारी भाषा में आ गए, जैसे घोटक। वहीं तद्भव शब्द वो हैं जो संस्कृत से निकले तो थे, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे अपना रूप बदलते गए और घोटक से घोड़ा बन गए। ठीक है, तो अब हमारे पास शब्द रूपी ईंटें तैयार हैं। लेकिन सिर्फ ईंटें होने से तो इमारत नहीं बनती, है ना? उन्हें सही तरीके से जोड़ने के लिए कुछ नियम चाहिए। वाक्यों के लिए भी यही नियम लागू होते हैं। वाक्यों को सही मतलब और ठहराव देने के लिए हमें विराम चिन्हों की जरूरत पड़ती है। लेकिन क्या ये पता है कि हिंदी के ज्यादातर विराम चिन्ह, जैसे कॉमा या क्वेश्चन मार्क, अंग्रेजी से लिए गए हैं? सिर्फ एक निशान है जो एकदम मेड इन इंडिया है, और वो है हमारा पूर्ण विराम, आई। अब आते हैं कारक पर। ये बड़े काम की चीज हैं। ये बेसिकली वाक्य में गोंद का काम करते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ रिश्ता जोड़ते हैं। हिंदी में कुल 8 कारक होते हैं। जैसे कर्ता ने हमें बताता है कि काम कौन कर रहा है, और कर्म को बताता है कि काम का असर किस पर हो रहा है। हिंदी में नाउन्स यानी संज्ञाओं की 2 बहुत खासियतें हैं जो हर वाक्य की बनावट पर असर डालती हैं। एक है लिंग और दूसरा है वचन। ये हिंदी की सबसे अनोखी बातों में से एक है। यहाँ हर संज्ञा या तो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। और ये नियम सिर्फ इंसानों या जानवरों पर नहीं, बल्कि बेजान चीजों पर भी लागू होता है। मतलब पहाड़ पुल्लिंग है और नदी स्त्रीलिंग। इतना ही नहीं, अक्षरों का भी लिंग तय है।
जैसे ई और री को स्त्रीलिंग माना जाता है। अब बात करते हैं वचन की। हिंदी में गिनती सीधी है, एक वचन मतलब एक और बहुवचन मतलब एक से ज्यादा। पर कुछ शब्द है जो थोड़े बागी हैं, वो इन नियमों को नहीं मानते। जैसे जनता या वर्षा, ये हमेशा एक वचन ही रहते हैं। और कुछ शब्द जैसे प्राण या हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में ही इस्तेमाल होते हैं। तो देखिए, हमने एक एक ईंट से शुरू किया, शब्द बनाए, वाक्य खड़े किए, और अब हमारे सामने एक पूरी इमारत तैयार है। अब इस पूरी संरचना को देखते हैं, यानी भारत में हिंदी भाषा की जो आधिकारिक पहचान है, उसे समझते हैं। इस भाषा के सफर में एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन था, 14 सितंबर 1949। इसी दिन भारत की संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को भारत गणराज्य की राजभाषा के रूप में अपनाया। और हाँ, यही वजह है कि हम हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। यहाँ एक बहुत जरूरी बात साफ कर लेते हैं। संविधान के हिसाब से हिंदी भारत की राजभाषा है, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज, राष्ट्रभाषा या नेशनल लैंग्वेज नहीं। अनुच्छेद 343 इसे सरकारी कामकाज की भाषा का दर्जा देता है और अनुच्छेद 351 सरकार को इसे देश भर में बढ़ावा देने की जिम्मेदारी देता है। तो इस तरह एक छोटी सी ध्वनि से शुरू होकर वर्ण, शब्द और वाक्यों से होती हुई भाषा की ये शानदार इमारत खड़ी होती है। अब जब हमने इसके बनाने के नियम देख लिए हैं, तो जरा सोचिए, इस पूरे ढांचे में सबसे हैरान करने वाली या सबसे दिलचस्प बात क्या लगी?